मेरे वालिद पिता ने मेरे लिए बचपन से एक शौहर पति पाला पोसा था ताकि मैं हमेशा उनके पास रहूं। वह बस हमारे जवान होने और शादी की उम्र का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसने सोचा था कि सरकारी काम से राजधानी की सिर्फ एक यात्रा के बाद 10 साल की पूरी मेहनत को शाही परिवार छीन लेगा। दावत के दौरान बादशाह की सबसे लाडली तीसरी राजकुमारी बड़े सलीके से खड़ी हुई और झुककर सलाम किया। अब्बू जान, पिता सम्राट, आपकी बेटी आपसे एक निकाह विवाह की इजाजत मांगती है। यह सुनकर मैंने उत्सुकता से अपना सिर उठाया, जल्दी से अपने मुंह का खाना निगला ताकि सुन सकूं कि उसने किस नौजवान को चुना है। लेकिन कौन जानता था कि उसके लाल होंठ खुलेंगे और वह यह नाम लेगी, मुझे चुमिंगलांग पसंद आ गए हैं। इससे पहले कि बादशाह कुछ बोलते मैं झटके से खड़ी हो गई। नहीं, मेरा नाम सुवेई है। मैं उत्तरी सरहद सीमा के जनरल सुवेन युआन की इकलौती बेटी हूँ। मेरी अम्मी माँ का जल्दी इंतकाल हो गया था, इसलिए मैं अपने वालिद की आंख का तारा थी। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वह मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। जिस पल मेरा जन्म हुआ था उन्होंने एक कसम खाई थी, मेरी बेटी का शौहर बचपन से ही हमारे सामने तैयार होना चाहिए। मेरे लिए एक अच्छा शौहर चुनने के लिए उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा अनाथ बच्चों को गोद लिया था, खुद उन्हें मार्शल आर्ट सिखाया और शर्त रखी कि जो भी लड़का चुना जाए वह उत्तर में मेरे साथ रहने को तैयार हो। 1 साल तक सबको करीब से परखने के बाद उन्होंने चुमिंगलांग को चुना, जो मुझसे कुछ साल बड़ा एक बेहद खूबसूरत लड़का था। हमारे रिश्ते को और गहरा करने के लिए जब मैं सिर्फ 1 साल की थी तब वालिद ने हमारी मंगनी सगाई कर दी थी। तब से चुमिंगलांग ने मेरे मंगेतर का फर्ज निभाना शुरू कर दिया। इस रिश्ते में उनका पहला काम मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाना था। चूँकि वह हमेशा शुरुआत से ही मेरे साथ थे, इसलिए मेरे दिमाग में वह मेरे वालिद की तरह जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुके थे। हम उत्तरी सरहद के खुले माहौल में पले बढ़े थे, जहाँ के लोग सीधे और साफ दिल के होते हैं। मैं अक्सर अपने वालिद के सामने खुलेआम कहती थी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मिंगलांगेगे प्यारे बड़े भाई से निकाह करूंगी। मेरे वालिद जोर से हंसते थे। हाँ, लेकिन पहले तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। मिंगलांगेगे उनके बगल में खड़े मुस्कुराते थे। मैंने अपने दिल में हमेशा दुआ की कि हम तीनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें, लेकिन इससे पहले कि मैं बड़ी हो पाती सब कुछ बदल गया। बादशाह ने मेरे वालिद को वापस राजधानी बुलाया। वह मुझे और चुमिंगलांग दोनों को अपने साथ ले आए। दावत शुरू होने से पहले जब मेरे वालिद बादशाह से मिल रहे थे, मिंगलांग और मैं पास में ही टहल रहे थे। हमने एक लड़की को पतंग उड़ाते देखा, एक सुंदर तितली जैसी पतंग जो आसमान में ऊंची उड़ रही थी। मैं उसे देखती रह गई। अचानक धागा टूट गया और पतंग एक ऊंचे पेड़ पर जाकर फंस गई। उस लड़की को परेशान होकर पैर पटकते देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मिंगलांगेगे, प्लीज उसकी मदद कर दो। उसने फौरन पेड़ पर चढ़कर पतंग निकाली और मुझे दे दी। उस लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं, लेकिन लड़की की नजर उस पर टिक गई थी। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं तीसरी राजकुमारी हूँ, बादशाह सलामत की सबसे लाडली। हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। दावत में मिंगलांग और मैं साथ बैठे थे। मैंने उसे और खाना खाने का इशारा किया। वह मुस्कुराया, मेरा सिर थपथपाया और मेरी प्लेट में खाना रख दिया। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी तीसरी राजकुमारी ने अचानक सब तहस-नहस कर दिया। मैं रो पड़ी और कहा, राजकुमारी, मैंने आपकी पतंग उतारने में मदद की थी, आप बदले में मेरा मंगेतर कैसे छीन सकती हैं? तीसरी राजकुमारी ने मासूम बनते हुए बादशाह के सामने अपना सिर हिलाया और सफाई दी, अब्बू जान, ऐसा नहीं है। दरअसल उन युवा मास्टर चू ने मेरी मदद की थी। मैंने रोते हुए सबको समझाया कि वह सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। इस तरह वह हंसती खेलती दावत अजीब हो गई और एक आदमी के लिए मेरे और तीसरी राजकुमारी के बीच झगड़े का अखाड़ा बन गई। चुगोंगजी, युवा मास्टर चू, आपका क्या ख्याल है? मलिका महारानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि तीसरी राजकुमारी और चुमिंगलांग एक दूसरे के लिए ज्यादा बेहतर जोड़ी हैं। चुमिंगलांग ने अदब से जवाब दिया, बचपन से ही मेरी सगाई मिस सु के साथ तय हो चुकी है। सिर्फ यह एक जुमला वाक्य बोलने के बाद वह खामोश हो गए, जिससे मेरी घबराहट बहुत बढ़ गई। मेरे दिल ने अंदर ही अंदर चीख कर कहा, मिंगलांगेगे, कुछ और भी तो बोलो। कहो कि तुम मेरे सिवा किसी और से निकाह नहीं करोगे। लेकिन चुमिंगलांग बस चुपचाप खड़े रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। मलिका ने सिर हिलाया, यह सोचते हुए कि चुमिंगलांग का दिल मेरे साथ नहीं है। बादशाह को इशारा मिल गया और उन्होंने मेरे वालिद से कहा, जनरल सु, मेरी बेटी को आपका होने वाला दामाद पसंद आ गया है। क्या आप उसे हमारे लिए छोड़ने का हौसला रख सकते हैं? मैं दोबारा नहीं कहने ही वाली थी, लेकिन मेरे वालिद ने मेरा हाथ दबाकर मुझे खामोश कर दिया। उन्होंने कहा, मिंगलांग मेरा दामाद होने के साथ साथ मेरे बेटे जैसा भी है। वे ही अभी बहुत छोटी है और मर्द औरत के मामलों को नहीं समझती। तीसरी राजकुमारी का मिंगलांग को पसंद करना इसका खुशनसीब मुकद्दर भाग्य है क्या? मैंने अविश्वास से अपने वालिद की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने अपना सिर झुका लिया और मुझसे नजरें चुराने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तीसरी राजकुमारी के संभले हुए आंसुओं के उलट मैं जोर जोर से चीख कर रोई। मलिका से रहा नहीं गया। उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए कहा, वेई, तुम्हारा मिंगलांगेगे हमेशा तुम्हारा भाई रहेगा। वह एक बहन की तरह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हालांकि मैं छोटी थी, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। मैंने तुरंत सवाल किया, अगर मिंगलांगेगे मेरे भाई बन जाएंगे तो फिर मेरा शौहर कौन बनेगा? मलिका थोड़ी शर्मिंदा हुई और आसपास देखने के बाद अचानक बोली, क्यों न मैं बादशाह से कहकर छठे राजकुमार को तुम्हारे शौहर के रूप में तुम्हें सौंप दूं। यह सुनते ही उनके बगल में बैठा वह गोलमटोल मोटा लड़का जो बड़े चाव से पकौड़ी खा रहा था, उसने पकौड़ी हाथ से छोड़ दी और चौंक कर अपनी अम्मी को देखने लगा। अम्मी बादशाह यह देखकर बेहद खुश हुए। चारों तरफ हंसी गूंज उठी। बहुत उम्दा, छठे राजकुमार बिल्कुल तुम्हारी उम्र के हैं। यह जोड़ी बहुत
अच्छी रहेगी। मैंने मुंह बनाया और विरोध करने ही वाली थी। वह छठा राजकुमार छोटा और गोलमटोल था। वह भला मेरे खूबसूरत और शालीन मिंगलांगेगे के सामने क्या चीज था। लेकिन मेरे वालिद ने मेरा हाथ जोर से भींचा, मुझे आगे एक लफ्ज भी बोलने नहीं दिया और जबरन मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए घुटने टेकने और माथा टेकने पर मजबूर किया। मेरे वालिद तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की रिपोर्ट देने राजधानी आए थे और जितने वक्त के लिए मैं उनके साथ घूम कर आई, उतने में शाही परिवार ने मेरा होने वाला शौहर ही बदल दिया। यह सोचकर मैं रोती रही और शिकायत करती रही, छठे राजकुमार बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वह न केवल मोटे हैं बल्कि वह एक राजकुमार भी हैं। क्या वह हमारे साथ वापस उत्तरी सरहद चल पाएंगे? लेकिन वालिद ने मुझे आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। चुमिंगलाम की तीसरी राजकुमारी से सगाई तय होने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें राजकुमारी के महल में रहने के लिए भेज दिया गया। मलिका का कहना था कि इससे दोनों को शादी से पहले एक दूसरे को समझने और मोहब्बत बढ़ाने का मौका मिलेगा। मेरे वालिद ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा लेकिन फिर हाँ कर दी। जाने से पहले उन्होंने चुमिंगलाम को नसीहत दी, तुम उत्तरी सरहद के खुरदरे माहौल में पले हो। राजकुमारी एक नाजुक और ऊंचे खानदान की खातून महिला है, उनका बहुत ख्याल रखना। चुमिंगलाम ने मेरे वालिद के आगे घुटने टेककर शुक्रिया अदा किया। मेरा दिल उनसे अलग होने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं कदम कदम पर उनके पीछे चल दी। मिंगलांगेगे मत जाओ ना, चलो साथ में वापस उत्तरी सरहद चलते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। उन्होंने मेरा सिर थपथपाया और कहा, अच्छे से बड़ी हो जाओ छोटी बेई। यह देखकर कि वह आज भी मेरे साथ तीसरी राजकुमारी से बिल्कुल अलग एक अपनेपन से पेश आ रहे थे, मुझे अचानक रोना आ गया। मलिका सही कह रही थी, चुमिंगलाम मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सिर्फ एक छोटी बहन की तरह। उनके जाने के बाद मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगा। मैंने अपने वालिद से जिद की, चलिए जल्दी वापस घर चलते हैं, मुझे वह छठा राजकुमार नहीं चाहिए। हमारी उत्तरी सरहद में और भी बहुत से लड़के हैं, मेरे लिए कोई दूसरा चुन लीजिए। इस बार जिसे भी चुनेंगे उसके बाद कभी राजधानी नहीं आएंगे, हम तीनों हमेशा अपनी सरहद में साथ रहेंगे। लेकिन वालिद ने कहा, नहीं बेटा, छठा राजकुमार खुद बादशाह ने दिया है, मना करने की जुर्रत हिम्मत कौन कर सकता है। इसके अलावा मलिका का पैगाम संदेश आया है कि हमें कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहिए। वह अक्सर छठे राजकुमार को हमसे मिलने भेजेंगी ताकि तुम दोनों एक दूसरे से घुल मिल सको। जब मैंने सुना कि छठा राजकुमार आएगा तो मेरे जहन में उसका वही मोटा सा रूप आ गया और मुझे मिंगलांगेगे की याद और भी सताने लगी। चाहे मुझे पसंद हो या न हो, वह छोटा गोलमटोल राजकुमार अगले ही दिन आधम का। वह बिल्कुल भी शर्मिला नहीं था। मुझे देखते ही उसने बड़े प्यार से पुकारा, वेई मीमी प्यारी वेई। उसे करीब से देखकर मुझे सचमुच रोना आ गया। उसका चेहरा इतना गोल और सूजा हुआ क्यों था? मलिका ने सचमुच हद कर दी थी। मेरे इतने प्यारे मिंगलांगेगे को छीनकर मुझे यह मोटा सा लड़का थमा दिया था। मेरा मन था कि इसे वापस करके अपना मिंगलांगेगे वापस ले आऊं। मेरा दिल गुस्से और दुख से भर गया और मेरे चेहरे का रंग बिगड़ गया। यह देखकर उसकी आंखों की चमक थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी उसने कहा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं तुम्हें ले चलूंगा। मैं उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो क्या तुम तीसरी राजकुमारी के महल चलना चाहोगी? मेरे पास वहाँ जाने का पास टोकन है। ठीक है, वह जानता था कि मुझे किस चीज का लालच देना है। मैं वाकई मिंगलांगेगे को देखना चाहती थी। चूंकि उसने मेरी पसंद की बात की थी, इसलिए मुझे वह थोड़ा ठीक लगा और मेरा गुस्सा कम हो गया। जब उसने कहा चलो चलें, तो मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। तीसरी राजकुमारी के महल पहुंचकर छठे राजकुमार ने बिना किसी ऐलान के सीधे अंदर प्रवेश किया। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर हम बताकर आते तो लोग हमारे पीछे पीछे आ जाते। वह ठीक नहीं रहता। मैं तुम्हें खुद पूरा महल घुमाता हूँ। वह मुझे टेढ़े मेढ़े रास्तों से आगे ले गया। तीसरी बाजी बहन को फूल पौधे उगाने का बहुत शौक है, चलो तुम्हें कुछ फूल तोड़ कर देता हूँ। मैंने उसे देखा और सोचा, लड़कियों को खूबसूरत फूल बहुत पसंद होते हैं और मैं भी कोई अलग नहीं थी। फूल तोड़ने की बात सुनकर मुझे खुशी हुई। पहली बार मुझे लगा कि यह लड़का वाकई थोड़ा प्यारा है। रास्ते में हमने ऐसे कई खूबसूरत फूल देखे जो हमारी उत्तरी सरहद में कहीं नहीं थे। वह मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। जैसे ही मैं किसी फूल को थोड़ी देर देखती, वह फौरन उसे तोड़कर मुझे दे देता। जब तक हम पत्थरों के एक बाग रॉक गार्डन तक पहुँचे, मेरे हाथों में फूलों का एक बहुत बड़ा महकता हुआ गुलदस्ता बन चुका था। चट्टानों से पानी के 3 झरने नीचे गिरते देखकर मैं खुशी से चिल्लाने ही वाली थी कि उस मोटे राजकुमार ने अचानक मुझे चट्टानों के पीछे खींच लिया और मेरा मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। उसने मुझे बिल्कुल खामोश रहने का इशारा किया। कोई उसी तरफ आ रहा था। चट्टानों के बीच की झिरी से हमने बाहर झांका। वहाँ तीसरी राजकुमारी और चू मिंगलांग खड़े थे। छठे राजकुमार ने अब भी मेरा मुंह दबा रखा था। क्या मैंने अभी किसी को मिंगलांगे पुकारते सुना? तीसरी राजकुमारी ने कहा। तुमने जरूर गलत सुना होगा। तुम्हारे इस महल में तुम्हारे सिवा भला मुझे इस नाम से कौन पुकारेगा? चू मिंगलांग ने जवाब दिया। बात तो सही है। जैसे ही राजकुमारी ने यह कहा, मिंगलांग ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कसकर सीने से लगा लिया। राजकुमारी के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। मैं सन्न रह गई। मेरे बगल में खड़ा वह मोटा राजकुमार भी बिल्कुल अकड़ गया। अगले ही पल चू मिंगलांग ने अपना सिर झुकाया और अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। उसने अपनी जुबान भी बाहर निकाली जो बहुत लंबी और डरावनी लग रही थी, और फिर भी राजकुमारी ने अपना मुंह खोलकर उसे अंदर आने दिया। वे दोनों आपस में किसी लिपटे हुए जीवों की तरह लग रहे थे। छठा राजकुमार और मैं दोनों सदमे में थे। न मेरी सांस लेने की हिम्मत हो रही थी न उसकी। काफी देर तक जब ऐसा लगा कि अब हमारा दम घुट जाएगा, तब जाकर चू मिंगलांग ने उसे छोड़ा और उसके गले में हाथ डालकर आगे बढ़ गया। उनके जाने के बाद ही हम चट्टानों के पीछे से बाहर
बाहर निकल पाए। हमने एक दूसरे को देखा, हम दोनों के होश उड़े हुए थे। बिना एक भी लफ्ज बोले हमने चुपचाप अपने सिर झुकाए और महल के दरवाजे की तरफ चल दिए। घर लौटने के बाद छठा राजकुमार मेरे वालिद को सलाम करके चला गया। मैंने अपने वालिद को वह सब कुछ सच सच बता दिया जो हमने देखा था। अब्बू, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और कहा, यह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं सिखाया। जब भी ऐसी कोई चीज देखो तो फौरन अपनी आंखें बंद कर लिया करो। यह बच्चों के देखने की चीज नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं, मैंने कहा, लेकिन वह खुद से ही बातें करने लगे। मुझे तुम्हारे लिए इतनी बड़ी उम्र का लड़का नहीं चुनना चाहिए था। वह अब मोहब्बत चाहने की उम्र में आ चुका है, जबकि तुम अभी बहुत छोटी हो। फिर वह दोबारा बड़बड़ाए। खैर, उसकी भी गलती नहीं है। उसे तुम्हारे लिए इंतजार करने को कहना बहुत बड़ी नाइंसाफी होती। मैं उनके इस बड़बड़ाने का मतलब नहीं समझ पाई। अगले दिन वह मोटा राजकुमार फिर आया। हम लोग अस्थायी रूप से बादशाह के दिए हुए एक आलीशान मकान में ठहरे हुए थे। वहाँ एक मछली का तालाब था। हम दोनों उसके किनारे बैठ गए। मेरे हाथ में 2 उबले हुए बन पाव थे। मैंने एक उसे दे दिया। मैं टुकड़े तोड़कर मछलियों को डालने लगी और उसने भी वैसा ही किया। जब तक सारे बन खत्म नहीं हो गए हम दोनों बिल्कुल खामोश रहे। आखिरकार उसने झिझकते हुए बात शुरू की। मेरी तीसरी बाजी और उनके मंगेतर अब बड़े वयस्क हो चुके हैं। उनकी जल्द ही शादी होने वाली है, इसलिए वे ऐसा कर सकते हैं। उसने आगे कहा, जब 2 लोग जिनकी शादी होने वाली हो आपस में ऐसा प्यार जताते हैं तो इसका मतलब है कि उनके बीच बहुत अच्छी पटरी खाती है। यह एक अच्छी बात है। मलिका ने यकीनन उसे मुझसे कहीं ज्यादा बातें समझाई थीं। तो क्या जब लोग बड़े हो जाते हैं और शादी करते हैं तो उन्हें यह सब करना पड़ता है? मैंने पूछा। मुझे तो यह देखने में बहुत घिनौना लगा था। अगर भविष्य में मेरी इससे शादी हो भी गई तो मैं ऐसा कुछ कभी नहीं करने वाली, उसने दबी आवाज में कहा। सच कहूँ तो मुझे भी ठीक से नहीं पता। हम दोनों फिर से खामोश हो गए। हम अभी बच्चे ही थे, भला इन बातों को कैसे समझ पाते। लेकिन उस पल मुझे मिंगलांगगे की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी। मेरे वालिद कहते थे कि छठा राजकुमार टोफू के 3 टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखने जितना ही ऊंचा है और मैं उससे बस थोड़ी ही लंबी थी। हम दोनों अभी बड़े नहीं हुए थे। मिंगलांगे मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा राजकुमारी के साथ कर रहे थे। तो शायद इसीलिए वह राजकुमारी को इतनी जल्दी पसंद करने लगे, क्योंकि वह उन्हीं की तरह बड़ी थी। लेकिन इंसान बड़ा कब कहलाता है? बड़ों और बच्चों में क्या फर्क होता है? मिसाल के तौर पर मुझ में और तीसरी बाजी में क्या फर्क है? मैंने उस मोटे राजकुमार से पूछा। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, छाती, सीना। मेरी तीसरी बाजी का सीना बाहर निकला हुआ है, बिल्कुल अम्मी की तरह, और तुम्हारा सीना बिल्कुल सपाट है, मेरी तरह। उसने यह दिखाने के लिए अपनी छाती फुलाकर दिखाई। ओह, अब मैं समझी। अब जाकर बात साफ हुई। तभी मिंगलांगे हमेशा सिर्फ मेरा सिर थपथपाते थे, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा ही किया जाता है। लेकिन तीसरी राजकुमारी को उन्होंने कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि बड़ों के साथ ऐसा बर्ताव होता है। मलिका का फैसला बिल्कुल सही था। मिंगलांगे सिर्फ मेरे भाई थे, शौहर नहीं। यह सोचते ही मेरा सारा दुख गायब हो गया। एक भाई का भाभी से निकाह होना तो बहुत अच्छी बात है। हमारी सरहद में जब भाई की शादी होती है तो भाभी छोटी ननद को एक लाल लिफाफे में शगुन ईदी देती है। यह सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। छठा राजकुमार मुझे देखकर हैरान रह गया। तुम मुस्कुराई। जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत प्यारी लगती हो, जैसे कोई फूल खिल गया हो। मेरी तीसरी बाजी से भी ज्यादा सुंदर, यहाँ तक कि मेरी अम्मी से भी ज्यादा सुंदर। वह तारीफ करने में उस्ताद था। उसने मुझे अपनी अम्मी से भी ज्यादा सुंदर बता दिया था, जिससे मुझे शर्म आ गई। अपनी खुशी छुपाने के लिए मैंने कहा, सारे बन खत्म हो गए हैं। उसने जवाब दिया, तो फिर मछलियों को छोड़ो, चलो मैं तुम्हें राजधानी के सबसे मशहूर लजीज पकवान स्नैक्स खिलाने ले चलता हूँ। खाने के नाम पर मैंने ज्यादा ननुकुर नहीं की और उसके साथ चल दी। हमने रास्ते भर मजे से खाया पिया। वह मोटा राजकुमार दिल का बहुत साफ और अच्छा था। समय बहुत तेजी से कटने लगा। उस दिन के बाद से वह रोज मुझसे मिलने आने लगा और मुझे नई नई जगह घुमाता। सिर्फ 3 महीनों में उसने मुझे राजधानी की एक एक गली और बाजार की सैर करवा दी थी। एक दिन जब उसे घुमाने के लिए कोई नई जगह नहीं सूझी तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ शाही महल चलोगी? मेरी अम्मी बहुत लजीज पेस्ट्री बनाती हैं। खाने का नाम सुनते ही मैंने हाँ कर दी और उसके साथ महल चली गई। मैंने बचपन में ही अपनी अम्मी को खो दिया था। मेरे वालिद ने मेरी देखभाल के लिए एक बूढ़ी दाई रखी थी, जिसके हाथ बहुत सख्त थे और मेरे वालिद खुद भी फौजी मिजाज के खुरदरे इंसान थे। मलिका के पास आकर मैंने पहली बार एक माँ की ममता और उसकी कोमलता को महसूस किया। वह बहुत नर्म दिल और ख्याल रखने वाली थी। बहुत जल्द मेरा उनसे गहरा लगाव हो गया और मैं अनजाने में उनके साये में रहने लगी। एक दिन उन्होंने बड़े लाड से मुझसे पूछा, वेई, छठा राजकुमार तुम्हें बहुत पसंद करता है, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? मुझ में फौरन जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सचमुच नहीं जानती थी कि पसंद करने का असली मतलब क्या होता है। मुझे लगता था कि मैं मिंगलांगगे को पसंद करती थी क्योंकि वह मुझे खुश रखते थे, लेकिन यह छठा राजकुमार भी तो मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाकर खुश रखता था। बहुत देर सोचने के बाद मैंने कहा, अगर छठे राजकुमार थोड़े लंबे होते तो मैं उन्हें जरूर पसंद कर लेती। हमारी सरहद में लड़कियां हमेशा अपने से लंबे मर्दों को पसंद करती हैं। मलिका ने हंसते हुए अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, सुना तुमने, तुम्हें जल्दी से अपना कद बढ़ाना होगा। छठे राजकुमार ने शर्माते हुए अपना सिर खुजलाया और कहा, मैं आज ही हकीमयाला शाही चिकित्सक गाँव के पास जाऊंगा और उनसे कद बढ़ाने की कोई दवा मांगूंगा। मलिका दोबारा जोर से हंस पड़ी। हाँ जरूर जाओ, हकीम गाँव पूरे महल में सबसे लंबे हैं। लोग कहते हैं कि जब इंसान लंबा होता है तो वह दुबला भी दिखने लगता है।
है और एक बार जब तुम दुबले हो गए तो तुम इस महल के सबसे हसीन राजकुमार बन जाओगे। मैंने उत्सुकता से पूछा, महारानी साहिबा, क्या वजन कम होने के बाद छठे राजकुमार सचमुच अच्छे दिखेंगे? उसके गोल मटोल गालों को देखकर मेरे लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। मलिका और भी जोर से हंसने लगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, वेई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? मैंने उन्हें गौर से देखा, वह सचमुच बेहद हसीन थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैं उनकी तरफ देखती ही रह गई। उन्होंने कहा, मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं। तीसरी राजकुमारी अपने अब्बू पर गई है और यह छठा राजकुमार बिल्कुल मुझ पर गया है। मेरी शक भरी शक्ल देखकर वह रुकी और बोली, मोटा होने से पहले यह हूबहू मेरे जैसा ही दिखता था। मुझे अब भी पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था। मलिका ने छठे राजकुमार को देखा और समझ गयी कि वह अभी अपनी बात साबित नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने बात पलट दी और राजकुमार से कहा कि वह मुझे रंग बिरंगी मछलियों, कोई कार्प का तालाब दिखाने ले जाए। मुझे मछलियों को दाना डालना बहुत पसंद था, इसलिए मेरा चेहरा खिल उठा। छठे राजकुमार शाही बावर्ची खाने रसोई से बन का एक बहुत बड़ा थैला ले आया और हम तालाब के किनारे पहुंच गए। हमारे घर पर सिर्फ एक ही तरह की साधारण मछलियाँ होती थीं। मेरे वालिद बहुत व्यावहारिक इंसान थे। वह ऐसी मछलियाँ लाते थे जिन्हें पकाया जा सके। हालांकि मुझे उनसे लगाव हो जाता था और मैं उन्हें पकाने नहीं देती थी। लेकिन यहाँ महल में बेहद खूबसूरत पीली, लाल, काली और कई रंगों की कीमती मछलियाँ थीं। इन्हें खाया भी जा सकता था, लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती के लिए रखी गई थी। जैसे ही मैंने मुट्ठी भर चूरा पानी में फेंका, सारी मछलियाँ आपस में टकराती हुई ऊपर आ गईं। पानी में उनके रंग बिरंगे जिस्म तैरते हुए बेहद खूबसूरत लग रहे थे। मैं इतनी उत्साहित हो गई कि अपने हाथ हवा में लहराने लगी। देखो देखो, वह जो भूरे सिर और सुनहरे बदन वाली मछली है वह सबसे तेज खा रही है, और वह लाल वाली देखो कितनी शानदार है। मैं थोड़े टुकड़े उस तरफ भी फेंकती हूँ। अभी मैं मजे ले ही रही थी कि अचानक तालाब के उस पार से एक तीखी आवाज आई, अरे वाह, तो यह जनरल सु की बेटी है। तुम्हारा वो खूबसूरत मंगेतर तो तीसरी राजकुमारी ने छीन लिया और अब तुम्हें इस बदसूरत छठे राजकुमार के पल्ले बांध दिया गया है। मुझे यह देखकर दिली खुशी हो रही है। सामने से कुछ लोगों का एक ग्रुप आ रहा था। सबसे आगे हमसे उम्र में बड़ा लेकिन चुमिंगलान से छोटा एक लड़का था। यह कौन है? मैंने दबी आवाज में पूछा। छठे राजकुमार ने उस पर नजर डाली, उसका चेहरा उतर गया और उसने अपना सिर झुका लिया। यह मेरे दूसरे भाई सेकंड प्रिंस हैं। तो यह दूसरा राजकुमार था। मेरे वालिद ने मुझे पहले ही ताकीद, चेतावनी की थी कि बादशाह के बाकी बच्चे तो ठीक हैं, तुम चाहो तो उनसे अदब से मिल सकती हो या दूर रह सकती हो, लेकिन अगर कभी दूसरे राजकुमार से सामना हो तो बहुत होशियार रहना। वैसे तो मुझे बातों के बजाय अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद था, लेकिन मैंने यह बात कभी अपने वालिद को नहीं बताई थी। अब उस दूसरे राजकुमार की मजाक उड़ाती आंखों को देखकर मेरे अंदर गुस्से का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने छठे राजकुमार का हाथ खींचा और बेहद धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे इस दूसरे भाई की हड्डियां तोड़ने जा रही हूँ। वह राजकुमार है और मैं एक जनरल की बेटी। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे सजा जरूर मिलेगी। क्या तुम मेरा साथ दोगे? छठा राजकुमार सकपका गया। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल संजीदा सीरियस हूँ तो उसे पसीना आने लगा। कुछ लम्हों की कशमकश के बाद उसने अपना मन पक्का कर लिया। तुम आगे बढ़ो और उसे मारो। वह मेरा अपमान करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम जनरल सु की बेटी हो, तुम्हारा अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। अगर बात हाथ से निकली तो मेरी अम्मी सब संभाल लेंगी। बहुत अच्छे, मैं मुस्कुराई। मैंने बन का थैला नीचे रखा, खड़ी हुई और अपनी कलाई और टखनों को घुमाकर ढीला किया। इससे पहले कि वह दूसरा राजकुमार समझ पाता कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं उस पर एक कयामत की तरह टूट पड़ी। उसे संभलने का एक मौका भी नहीं मिला और मैंने उस पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। मैंने अपनी सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट तकनीक जेड हैंड फिस्ट का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही मैंने उसका चेहरा मार मार कर सुझा दिया। जब उसे होश आया और उसने पलटकर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो वह मोटा राजकुमार जो अब तक बुत बनकर खड़ा था अचानक चीते की तरह आगे बढ़ा और उसने दूसरे राजकुमार की कमर पर जोरदार धक्का दे दिया। दूसरा राजकुमार अपना संतुलन खो बैठा और तालाब की तरफ लड़खड़ा गया। ठीक उसी वक्त मैंने हवा में घूमकर एक जोरदार लात चेन किक उसकी छाती पर मारी और वह सीधा छपाक से पानी के अंदर जा गिरा। इस पूरे काम में सिर्फ 2-3 मिनट लगे। वहाँ मौजूद तमाम नौकर चाकर सदमे में जम गए। जब तक वे होश में आते और दूसरे राजकुमार को बचाने के लिए शोर मचाते, छठे राजकुमार ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हवा की रफ्तार से वहाँ से भगा ले गया। वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहा था। जब हम भाग रहे थे मैंने हाफते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह गोलमटोल राजकुमार इतना वफादार निकलेगा। मेरा शुक्रिया सुनकर उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ा और रफ्तार बढ़ा दी। हम दोनों सीधे मलिका के पास जाकर ही रुके। सांस फुली होने के बावजूद हमने फौरन उन्हें सारी कहानी सुना दी। मुझे लगा कि वह हमें महल का कानून तोड़ने और राजकुमार को इस पचड़े में घसीटने के लिए बहुत डांटेंगी, लेकिन इसके उलट मलिका जोर जोर से हंसने लगी। वेई जी महारानी साहिबा, बहुत आला, बहुत ही शानदार काम किया तुमने। सो वेई, तुम बिल्कुल वैसी ही बहू हो जैसी मैं हमेशा से चाहती थी। महारानी साहिबा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बहू बन पाऊंगी। मुझे हमेशा अपने वालिद के साथ रहना है। मलिका एक पल के लिए रुकी, फिर दोबारा हंसकर बोली, ओह, तो तुम शादी के बाद अपने वालिद को भी अपने साथ ससुराल लाना चाहती हो। कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे शक हुआ कि वह मेरी बात का गहरा मतलब नहीं समझ पाई। मैंने छठे राजकुमार की तरफ देखा। वह बड़ी श्रद्धा और प्यार से मुझे निहार रहा था। खैर, मैंने सोचा इन दोनों माम बेटे को महल के सख्त कायदे कानूनों ने बहुत दबा कर रखा होगा। आज जाकर इन्हें अपनी भड़ास निकालने का मौका मिला है। उसी रात
रात हम मलिका के महल में ही ठहर गए। मुझे लग रहा था कि सुबह तक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। यकीनन दूसरे राजकुमार की माँ कंसोर्ट इस बात को इतनी आसानी से नहीं पचा पाएगी। लेकिन अगली सुबह तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। मलिका ने खुद आकर हमें बताया कि रात को क्या हुआ था। वह कंसोर्ट आधी रात को ही रोती धोती बादशाह के पास पहुँच गई थी। उसने बात को बहुत नमक मिर्च लगाकर पेश किया और मेरे तथा छठे राजकुमार के लिए कड़ी सजा की मांग की। लेकिन बादशाह सलामत, जो अक्सर उसकी हर बात मानते थे, इस बार आग बबूला हो गए। उन्होंने उसकी तरफ उंगली उठाई और डांटते हुए कहा, तुम्हारे बेटे ने छठे राजकुमार को न जाने कितनी बार सताया है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ खबर नहीं है? और अब उसकी इतनी जुर्रत कि वह छठे की मंगेतर पर हाथ डाले। वह जनरल सु की इकलौती और कीमती बेटी है। अगर तुम अब भी सच को छुपाकर अपने बेटे की बदतमीजियों को बढ़ावा देती रही तो मैं तुम्हें तुम्हारे पद से बेदखल कर दूंगा। निकलो यहाँ से। उस कंसोर्ट ने बादशाह का ऐसा खौफनाक रूप कभी नहीं देखा था। वह बुरी तरह डरकर उल्टे पांव अपने महल भाग गई। दूसरे राजकुमार ने जब यह सुना तो उसका सारा अहंकार हवा हो गया। बादशाह उसकी माँ को पसंद जरूर करते थे, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। इस बात से मलिका इतनी खुश थी कि वह रात भर चैन से सो भी नहीं पाई। अगली सुबह उन्होंने खुद अपने हाथों से हमारे लिए 6 तरह की पेस्ट्री बनाई। मैं हैरान थी। महारानी साहिबा, आपने तो कहा था कि छठे राजकुमार को अपना वजन कम करना है। उन्होंने हाथ के इशारे से बात टाल दी। एक वक्त के खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों ने कल जो बहादुरी दिखाई है उसके लिए यह छोटा सा इनाम तो बनता है। ठीक है फिर, मैंने सोचा, भला किसने सोचा था कि इतनी गंभीर और गरिमा वाली मलिका का ऐसा भी एक रूप हो सकता है। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारी यह होने वाली बीवी पूरी सल्तनत को संभालने का दम रखती है। अब मुझे तुम्हें पालने का तौर तरीका बदलना होगा। मैं केक खाने में व्यस्त थी, इसलिए समझ नहीं पाई। महारानी साहिबा, आप क्या बदलने की बात कर रही हैं? वह बस मुस्कुराई और मुझे शकरकंद के केक का एक और टुकड़ा दे दिया। मैं फिर से खाने में मग्न हो गई। जब मेरे वालिद ने इस पूरे वाक्य घटना के बारे में सुना तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उन्होंने कहा, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। लेकिन अब्बू, मलिका ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। मैंने जवाब दिया। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। वह कंसोर्ट वजीर आजम प्रधानमंत्री की बेटी है। उसका बाप एक बूढ़ा और बेहद चालाक लोमड़ी है। भले ही वे सामने से कुछ न करें, लेकिन वे पीठ पीछे ऐसी साजिशें रचेंगे जिनसे बचना नामुमकिन होगा। यह पहली बार था जब मैंने अपने बहादुर वालिद को इतना परेशान देखा था। मैंने पूछा, अब्बू, आप इतने बड़े जनरल हैं, क्या आप भी उनसे डरते हैं? उन्होंने दोबारा गहरी सांस ली और कहा, बेटी, हम भले ही आसमान के उड़ते हुए शक्तिशाली ड्रैगन हो, लेकिन जमीन के इन जहरीले स्थानीय सांपों को उनके घर में हराना बहुत मुश्किल होता है। तभी खुशकिस्मती से उत्तरी सरहद से एक पैगाम आया कि बर्बर कबीलों ने हमारी सीमाओं पर हमला कर दिया है। मेरे वालिद ने फौरन बादशाह को रिपोर्ट दी। वहाँ से फौरन रवाना होने की मंजूरी मिली और हम अपने घर के लिए निकल पड़े। रवाना होने से ठीक पहले छठा राजकुमार मुझसे जुदा होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने बड़े यकीन के साथ मुझसे कहा, 5 साल के अंदर मैं खुद तुम्हें ढूंढते हुए उत्तरी सरहद आऊंगा और तुमसे निकाह करूंगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने चुपचाप यह स्वीकार कर लिया था कि यही मेरा होने वाला शौहर होगा। अब मुझे उसका मोटापा भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन मैंने उसकी बातों को बहुत संजीदगी से नहीं लिया। आखिरकार मैंने पहले भी ऐसे बड़े बड़े वादे सुने थे और जिसने वे वादे किए थे उसने राजधानी आते ही बिना किसी विरोध के दूसरी औरत से शादी कर ली थी। यह छठा तो फिर भी एक राजकुमार था। भविष्य में इसे न जाने कितनी और खूबसूरत औरतें मिलेंगी। अपनी उत्तरी सरहद की सरजमीन पर लौटते ही मैं दोबारा आजाद परिंदे की तरह दौड़ने भागने लगी और राजधानी की वह सारी कड़वाहट मेरे दिल से रफू चक्कर हो गई। जब वहाँ के लोगों को पता चला कि चूमिंदलांग तो शाही दामाद बन चुके हैं, तो जिन लड़कों को मेरे वालिद ने पाला था उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन सबको लगा कि अब उन्हें दोबारा मेरा शौहर बनने का मौका मिल गया है। लेकिन मेरे वालिद ने साफ कह दिया, इस बार मैं कोई चुनाव नहीं करूंगा। सब कुछ वक्त पर छोड़ देते हैं। जो लड़का अपनी काबिलियत से वेई का दिल जीत लेगा वही मेरा दामाद बनेगा। इस बात ने सबको एक खुला मौका दे दिया। सारे लड़के हर वक्त मुझे घेरे रहते और रिझाने की कोशिश करते। मुझे यह सब बहुत थका देने वाला लगता था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि लड़कों के साथ वक्त बिताना कोई बुरी बात नहीं थी। इससे मुझे मर्दों की फितरत, स्वभाव को समझने का मौका मिला। मैंने बातों बातों में उनसे बहुत सी बातें सीखी। देखते ही देखते 5 साल का लंबा अरसा समय बीत गया। वे तमाम लड़के अब मेरे बेहतरीन और पक्के दोस्त बन चुके थे। इस दौरान जब उन्हें पता चला कि बादशाह सलामत ने खुद जुबानी तौर पर छठे राजकुमार से मेरा निकाह तय कर दिया है, तो भले ही वह बात पक्की नहीं थी, फिर भी उन सब ने अपने कदम पीछे खींच लिए और मुझे अपनी सगी छोटी बहन की तरह इज्जत और प्यार देने लगे। उनसे मैंने जिंदगी के कई सबक सीखे, खासकर पिछले 2 सालों में जब उनमें से बड़े लड़कों की शादियां होने लगी। जब मैंने देखा कि वे अपनी बीवियों का कितना ख्याल रखते हैं, तो मेरे दिल में चूमिंगलांग को लेकर जो भी कड़वाहट या गिला शिकवा था वह हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब कोई उलझन बाकी नहीं बची थी। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी मैं तब जवान हो चुका था, और जब तुम पैदा हुई मैं अपनी जवानी की दहलीज पार कर रहा था। अब जब मैं खुद बड़ी हो चुकी थी तो मुझे अपने वालिद की उस बात का मतलब समझ आया कि चूमिंगलांग के लिए मेरा इंतजार करना एक बहुत बड़ी सजा होती। वह एक जवान मर्द था, उसकी अपनी शारीरिक जरूरतें थीं। जिम्मेदारी के नाते एक छोटे बच्चे की परवरिश करना और उसे प्यार करना एक अलग बात है, लेकिन एक बच्चे से रोमांटिक मोहब्बत करना मुमकिन नहीं है। रोमानी मोहब्बत के लिए 2 बराबर के जवान शरीरों की जरूरत होती है। जल्द ही मेरे वालिद को दोबारा राजधानी जाने का बुलावा आया।
बादशाह ने उनकी ढलती उम्र को देखते हुए उन्हें हर 5 साल में सिर्फ एक बार हाजिर होने की छूट दी थी। इस बार वह मुझे फिर से अपने साथ ले जा रहे थे। अब्बू, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैंने कहा। छठे राजकुमार ने कहा था कि वह आएगा, लेकिन वह तो आया नहीं। वालिद ने कहा, बेटा, इस बार खुद मलिका का खास पैगाम आया है कि तुम्हें साथ लाना लाजमी जरूरी है। ठीक है, हमारा आना जाना हमेशा शाही परिवार की मर्जी से ही तय होता था। इस पूरी यात्रा के दौरान मैं बहुत खामोश रही। पिछली बार जब हम राजधानी गए थे तो हमने अपना एक करीबी इंसान खो दिया था। इस बार अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरा निकाह छठे राजकुमार से हो जाएगा। इसका मतलब था कि मेरे वालिद मुझे भी वहीं छोड़ जाएंगे। जब वह अकेले वापस लौटेंगे तो वह कितने तन्हा अकेले हो जाएंगे। मेरे पैदा होते ही उन्होंने ख्वाब देखा था कि वह एक दामाद को घर पर रखेंगे ताकि उनकी बेटी हमेशा उनके सीने से लगकर रहे, लेकिन तकदीर का खेल कुछ और ही था। उनका पाला हुआ लड़का शाही दामाद बन गया और उनकी सगी बेटी एक राजकुमार की बीवी बनने जा रही थी। इंसान किस्मत के आगे बेबस होता है। कौन जानता है कि इस बार राजधानी में हमारे साथ क्या खेल खेला जाएगा। मेरे वालिद ने एक गहरी ठंडी सांस ली। साफ था कि उनके जहन में भी वही तन्हाई का डर था जो मेरे दिल में था। राजधानी कभी भी अमन चैन की जगह नहीं रही थी, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि इस बार वहाँ का माहौल इतना खौफनाक और जहरीला हो चुका होगा। हमारे शहर पहुँचने से पहले ही सरहद पर तैनात एक जासूस ने आकर बेहद चौंकाने वाली खबर दी। वह काले दिल वाला दूसरा राजकुमार पिछले 5 सालों में और भी ज्यादा वहशी और साजिशी हो चुका था। उसने मार्शल आर्ट में माहिर एक बेहद खूबसूरत औरत को तैयार किया और साजिश के तहत उसे क्राउन प्रिंस युवराज के महल में एक रखैल उपपत्नी के रूप में भिजवा दिया। बड़े राजकुमार को इस साजिश की कानो कान खबर नहीं थी। एक रात उस औरत ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनका पैर इतनी बुरी तरह टूट गया कि वह हमेशा के लिए लंगड़े हो गए और किसी के सामने चलने के काबिल नहीं रहे। वह औरत हमला करने के बाद गायब हो गई। बादशाह इस बात से बेहद हैरान और परेशान थे। हर कोई जानता था कि इस घिनौनी साजिश के पीछे दूसरे राजकुमार का हाथ है, लेकिन उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिल सका। चूँकि बड़ा राजकुमार अब अपाहिज हो चुका था, इसलिए वह कायदे के मुताबिक अगला बादशाह उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था। लेकिन बादशाह ने दूसरे राजकुमार को भी नहीं चुना। उन्होंने ऐलान किया, तख्त का वारिस चुनने के सिर्फ 2 ही पुराने नियम हैं, या तो सबसे बड़ा बेटा या फिर मलिका का सगा वैध बेटा। अगर बड़ा बेटा इस काबिल नहीं रहा तो मलिका का बेटा ही अगला वारिस होगा। और इस तरह रातों रात वह छठा राजकुमार इस सल्तनत का नया क्राउन प्रिंस बन गया। दूसरे राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। वह गुस्से में पागल होकर सीधे बादशाह से लड़ने पहुंच गया। बादशाह ने भी गुस्से में आकर उसे उसके ही महल में हमेशा के लिए नजरबंद हाउस अरेस्ट कर दिया। मेरे वालिद ने मुझे बताया, इतना सब होने के बाद भी बादशाह ने उसे सिर्फ नजरबंद किया है, कोई सख्त सजा नहीं दी। बादशाह के दिल में आज भी उसके लिए एक अजीब सा पछतावा है। भला क्यों अब्बू, मैंने पूछा। मुझे नहीं लगता था कि उस साजिशी राजकुमार पर दया करने की कोई जरूरत थी। सल्तनत बादशाह की थी, वह जिसे चाहे वारिस चुन सकते थे। मेरे वालिद मुझे इन गंदे सियासी मामलों में नहीं घसीटना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं कितनी नासमझी से बादशाह का पक्ष ले रही हूँ तो उन्होंने गंभीर होकर कहा, बेटी, सियासत में कभी यह मत सोचना कि बादशाह बहुत रहमदिल या अच्छा इंसान है। ऐसी सोच इंसान को मौत के मुंह में ले जाती है। इसके बाद उन्होंने शाही खानदान का एक ऐसा खौफनाक राज खोला जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल दूसरे राजकुमार की माँ ने बड़े राजकुमार की माँ से पहले बच्चे को जन्म देना था, जिसका मतलब था कि दूसरा राजकुमार ही असल में सबसे बड़ा बेटा होता। लेकिन बादशाह ने हकीमों के जरिए ऐसी दवाइयाँ दिलवाई कि दूसरी औरत ने पहले बच्चे को जन्म दे दिया। वही बच्चा आगे चलकर पहला क्राउन प्रिंस बना। मैं सन्न रह गई। बच्चे को जन्म देना औरत के लिए मौत के मुंह से गुजरने जैसा होता है, और बादशाह ने अपनी हुकूमत के लिए एक औरत की जिंदगी और उसकी कोख के साथ ऐसा घिनौना खेल खेला। उन्होंने औरतों की जान को कभी इंसान समझा ही नहीं। सल्तनत का नियम था कि अगर दोनों बेटे मौजूद हों तो बड़े बेटे को गद्दी मिलेगी। उस कंसोर्ट का मायका बहुत ताकतवर था, इसलिए बादशाह उनसे डरते थे। उन्होंने न सिर्फ उसे मलिका का रुतबा देने से मना किया, बल्कि साजिश करके उसके बेटे से उसका हक भी छीन लिया। कितने बेरहम थे वह। अब जाकर मुझे समझ आया कि वह दूसरा राजकुमार अंदर से इतना जहरीला और पागल क्यों हो चुका था। अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद मेरा भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। खैर, वह किसी और की कहानी थी। मुझे तो अपने मुस्तकबिल भविष्य की फिक्र सता रही थी। छठा राजकुमार अब क्राउन प्रिंस बन चुका था और एक क्राउन प्रिंसेस भावी मलिका बनना किसी आम राजकुमार की बीवी बनने से बहुत अलग और बड़ी जिम्मेदारी का काम था। यह पूरे देश की तकदीर का मामला था। मेरे वालिद ने बहुत नाप तोल कर कहा, बेटी, मेरी वफादारी और फौजी कामयाबी के हिसाब से तुम इस ऊंचे पद के बिल्कुल काबिल हो, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो जरूरी नहीं कि शाही दरबार तुम्हें इतनी आसानी से कबूल कर ले। उन्होंने आगे कहा, वैसे भी क्राउन प्रिंसेस बनना कोई बहुत सुख की बात नहीं है। तुम्हें अपने शौहर को सैकड़ों औरतों के साथ बांटना पड़ेगा। पूरे महीने में मुश्किल से 2 दिन तुम्हारे हिस्से आएंगे। कोई बात नहीं अब्बू, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया तो न सही। आखिरकार 1-2 बार ठुकराए जाने की मुझे बचपन से ही आदत है। 15 साल की उम्र में मैं अब वह नासमझ बच्ची नहीं थी। मैं मर्दों को अच्छे से समझ चुकी थी। अगर एक रास्ता बंद होता है तो इंसान दूसरा हमसफर ढूंढ लेता है। बात खत्म। लेकिन मेरे वालिद का दिल इतना हल्का नहीं था। उन्हें लग रहा था कि मैं सिर्फ ऊपर से हिम्मत दिखा रही हूँ, और अगर सचमुच मुझे मना कर दिया गया तो मैं अंदर से टूट जाऊंगी और रोने लगूंगी। इसलिए उन्होंने मुझे अपने वफादार और हथियारों से लैस गार्डों के साथ राजधानी के बाहर एक सराय
बजाय होटल में ठहरा दिया और खुद अकेले बादशाह के दरबार में हाजिर होने चले गए। उन्होंने वादा किया था कि वह सुबह जा रहे हैं और शाम तक हर हाल में लौट आएंगे, लेकिन जब रात के काले साए घने हो गए वह तब भी वापस नहीं लौटे और न ही वहाँ से कोई खबर आई। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबराने लगा। ठीक उसी लम्हे बाहर तैनात एक गार्ड ने आकर इत्तला सूचना दी, हुजूर लेफ्ट सेंसर इन चीफ आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। लेफ्ट सेंसर इन चीफ, मैंने कभी अपने वालिद के मुंह से इस पद का नाम नहीं सुना था। मेरे ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि यकीनन मेरे वालिद किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मैं घबराकर फौरन बाहर हॉल में आई तो सामने देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। वह कोई और नहीं बल्कि हमारा पुराना चुमिंगलांग था। वह सरकारी अफसरों वाली बेहद शानदार और कीमती पोशाक पहने सराय के बड़े हॉल के बीचों बीच पूरी शान से खड़ा था। पूरा हॉल खाली करवा दिया गया था। वहाँ उसके सिवा कोई तीसरा इंसान नहीं था। मुझे देखते ही उसने मुझे ऊपर से नीचे तक निहारा और उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी और चमक आ गई। वह लपक कर मेरी तरफ बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं फौरन पीछे हट गई। उसे लगा कि मैं शायद इतने सालों बाद मिलकर शर्मा रही हूँ, इसलिए उसने मेरी बेरुखी का बुरा नहीं माना। वह खुलकर मुस्कुराया और बोला, वेई बहुत लंबा अरसा बीत गया तुम्हें देखे हुए। मैंने 2 कदम और पीछे खींच लिए। न जाने क्यों इतने सालों बाद अपने इस बचपन के साथी को देखकर मेरे दिल में खुशी की एक लहर तक नहीं उठी, बल्कि एक अजीब सी कोफ्त चिंता होने लगी। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? क्या मेरे वालिद ठीक हैं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं फिजूल की बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए सीधा सवाल किया। उसने कहा कि वालिद बिल्कुल ठीक हैं, वह यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने आया है। मेरी ठंडी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए वह बड़े उत्साह से बातें करने लगा, जैसे उसे सालों बाद कोई अपना मिला हो जिससे वह अपने दिल के सारे राज कह सके। वह मुझे पिछले 5 सालों की अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा, अपनी शादी, बच्चे की पैदाइश, अपनी बीवी की बीमारी और अपनी तरक्की प्रमोशन के बारे में। क्या तुम्हारी बीवी बहुत ज्यादा बीमार है? मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा। वह थोड़ा हिचकिचाया और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। ऐसी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। दरअसल बच्चे की पैदाइश के वक्त उन्हें एक बहुत गंभीर इन्फेक्शन संक्रमण हो गया था, जिसका उनके शरीर पर स्थायी असर रह गया। वह आम कामकाज तो कर लेती हैं, लेकिन अब वह एक बीवी के तौर पर शारीरिक संबंध बनाने के काबिल नहीं रही। क्या? मैं अंदर से हिल गई। भला ऐसी भी कोई बीमारी होती है? अगर ऐसा है तो कोई भी औरत बच्चे को जन्म देने की हिम्मत कैसे करेगी? क्या इसका मतलब यह है कि माँ बनने के बाद शौहर उसे हमेशा के लिए बेसहारा छोड़ दे? उसने अपनी बात जारी रखी। मैंने पूरे 4 साल वफादारी से उसका साथ निभाया, साये की तरह उसकी तीमारदारी देखभाल की। वह मेरी इस वफादारी से बेहद मुतासिर प्रभावित हुई। इस साल उसने खुद आगे बढ़कर बादशाह और मलिका से मेरे लिए एक दरख्वास्त की। बादशाह ने मुझे इस बड़े सरकारी पद पर तैनात कर दिया और मलिका ने मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी है। ओह, तो यह जनाब पूरे 4 साल सिर्फ इसलिए शरीफ बने रहे ताकि इन्हें यह सब मिल सके। मेरे वालिद कहते थे कि मर्दों के लिए इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है और इस आदमी ने 4 साल का इंतजार सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था। लेकिन मेरा ध्यान एक और बात पर गया। दूसरी शादी? मलिका ने इसकी इजाजत कैसे दे दी? वह तो तीसरी राजकुमारी की सगी अम्मी है। वह अपनी बेटी की सौतन लाना कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? वह थोड़ा झेंप गया और उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। तीसरी राजकुमारी ही हमेशा घर की बड़ी और मुख्य बीवी रहेंगी। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम एक रखैल उपपत्नी लाने जा रहे हो। अब जाकर बात समझ में आई। जब तक राजकुमारी के रुतबे को कोई खतरा न हो, शाही दरबार को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी राजधानी में बड़े बड़े अफसरों की सैकड़ों बेटियां थीं, वह किसी को भी ला सकता था। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मिंगलांग गेगे, मैंने तंज व्यंग्य करते हुए कहा। तुम्हें राजकुमारी भी मिली, इतना बड़ा पद भी मिला और अब तुम कई शादियों के मजे भी लूट सकते हो। तुम्हारा सौदा तो बहुत मुनाफे का रहा। वैसे यह तो बताओ कि तुम्हारे घर बेटा हुआ है या बेटी? राजकुमारी की इस हालत पर मेरे दिल में एक हल्का सा रहम जरूर आया, बल्कि मेरे ज़हन में एक ख्याल आया कि किसी दूसरी लड़की का हक छीनकर जो शौहर उसने पाया था, शायद यह कुदरत का वही इंसाफ कर्मों का फल है। लेकिन चुमिंगलांग के लिए मैं सचमुच खुश थी। सरहद के लड़कों से मैंने जो सीखा था उसके मुताबिक मर्द अगर ताकतवर हो तो वह एक शरीफ बीवी और कई खूबसूरत रखैले रखना अपनी शान समझता है। मैंने हमेशा वालिद की मिसाल दी थी, लेकिन लड़कों का कहना था कि वालिद एक अपवाद थे क्योंकि उन्हें सच्ची मोहब्बत मिली थी। खैर, चुमिंगलांग कम से कम अपनी बीवी की मर्जी से ही यह सब कर रहा था, इसलिए मर्दों की दुनिया में उसे बुरा नहीं कहा जा सकता था। वह बचपन में मेरा ख्याल भी रखता था, इसलिए मैं उसके लिए खुश थी। लेकिन वह मेरी बात का जवाब देने के बजाय सिर्फ टकटकी लगाए मुझे देखता रहा। मुझे दाल में कुछ काला लगा। मिंगलांगेगे, तुम मुझसे इस वक्त यह सब बताने क्यों आए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शादी के लिए हमारी उत्तरी सरहद से कोई अच्छी लड़की ढूंढूं? लेकिन हमारे वहाँ की आजाद लड़कियाँ राजधानी के इन सख्त पिंजरों नियमों में कभी नहीं आना चाहेंगी। वह काफी देर तक हिचकिचाता रहा, फिर आखिरकार उसके मुंह से असली बात निकली। वेई, मुझे आज भी याद है जब मेरी सगाई राजकुमारी से हुई थी, तुम कई दिनों तक रोती रही थी। आज जब मैं उस बात को सोचता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। हाँ, मैं छोटी थी, मुझे लगता था कि मेरा भाई सिर्फ मेरा है और उसकी शादी किसी और से होना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बड़े अजीब लहजे में कहा, वेई, क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में आज भी सिर्फ एक भाई जैसा ही प्यार है? यह सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मुझे झटका लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यहाँ मुझसे अपनी रखैल उपपत्नी बनने की भीख मांगने आए हो? इस एक ख्याल ने ही मेरे पूरे बदन में आग लगा दी। मेरा खून खौल उठा। मैंने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। नहीं, कोई
इंसान इतना गिरा हुआ और घिनौना कैसे हो सकता है। मैंने उसे हमेशा सगे भाई की तरह इज्जत दी और यह नीच इंसान आज मुझे अपनी रखैल बनाने का ख्वाब देख रहा था। भले ही बचपन में हमारी सगाई हुई थी, लेकिन क्या वह भूल गया कि मैं कौन हूँ। मैं महान जनरल सू की इकलौती बेटी हूँ और खुद देश के नए क्राउन प्रिंस से मेरा जुबानी निकाह तय हो चुका है। मुझे लगा शायद मैं ही कुछ गलत समझ रही हूँ, लेकिन मेरी उस जलती हुई आंखों के सामने उसकी नजरें डगमगाने लगी। वह हकलाते हुए बोला, वह सिर्फ दुनिया के सामने नाम के लिए एक रखैल होगी, लेकिन मेरे दिल में बेई तुम ही हमेशा मेरी असली बीवी रहोगी। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करूंगा। वेई, हमारे उस बचपन के रिश्ते की खातिर क्या तुम इस बंधन को आगे नहीं बढ़ाओगी। मुझे इतनी घिन आई कि ऐसा लगा मैं वहीं उल्टी कर दूंगी। मुझे उसे गाली देने के लिए सही शब्द भी नहीं मिल रहे थे। मैंने फौरन अपनी लात मारने के लिए टखनों को घुमाना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि मेरी मुट्ठियां उसकी शक्ल बिगाड़ पाती, दरवाजे से एक आकृति आंधी की तरह अंदर आई और उसने एक जोरदार घूंसा चुमिंगलांग के मुंह पर मारा, जिससे वह सीधे जमीन पर जा गिरा। उसके पीछे ही दूसरी आकृति अंदर आई और उसने जमीन पर गिरे हुए मिंगलांग की पसलियों में एक जोरदार लात रसीद की। मैंने गौर से देखा, पहला शख्स एक बेहद हसीन और रोबीला नौजवान था और दूसरे खुद मेरे अब्बू वालिद थे। चुमिंगलांग ने जब सामने देखा कि कौन खड़ा है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। इससे पहले कि वह अदब से झुककर सलाम भी कर पाता, उन दोनों मर्दों ने एक साथ गरज कर कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर वे दोनों मेरी तरफ बढ़े। शाही परिवार भले ही पूरी दुनिया को धोखा देता हो, लेकिन मलिका ने अपने बेटे को लेकर जो बात कही थी वह 16 आने सच थी। वजन कम करने और कद बढ़ने के बाद वह छठा राजकुमार इतना हसीन और रोबीला लग रहा था कि उसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं थी। वह हूबहू मलिका जैसा ही हसीन था, बल्कि उनके मुकाबले उसमें एक फौजी जांबाजी और मर्दाना कशिश आकर्षण ज्यादा थी। जैसे ही उसे खबर मिली कि मैं आ चुकी हूँ, वह फौरन मेरे वालिद के साथ सराय की तरफ दौड़ पड़ा था। मैं बुत बनकर बस उसे ही देखती रह गई। उसकी तीखी नाक, उसकी घनी भौहें, उसकी गहरी आंखें और उसका तराशा हुआ चेहरा। मैंने उसके अंदर उस पुराने मोटे और गोलमटोल लड़के का कोई एक निशान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, 5 साल पहले मैं अपने उस दूसरे भाई को जान से मारना चाहता था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। आज मैंने आखिरकार अपनी वह भड़ास निकाल ली। वह बड़े प्यार से मुझ पर मुस्कुराया। वेई, आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए। मैंने अदब से झुककर सलाम किया। क्राउन प्रिंस महामहिम को मेरा सलाम। उन्होंने फौरन आगे बढ़कर मुझे उठाया और कहा, तुम्हें मेरे सामने इस तरह झुकने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने बड़े स्वाभाविक हक से मेरा हाथ थाम लिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ बहुत पक्की थी। मेरे वालिद बगल में खड़े थे। उनके मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन जिस फख्र गर्व से वह उस नए क्राउन प्रिंस को देख रहे थे, वह साफ बयां कर रहा था कि एक ससुर को अपना दामाद बेहद पसंद आ चुका है। चुमिंगलांग शर्मिंदगी और जिल्लत के मारे दुम दबाकर पीछे हट गया। उसने दूर से ही मेरे वालिद को झुककर सलाम किया और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। उसकी उस भागती हुई पीठ को देखकर मेरे वालिद ने एक ठंडी सांस ली और कहा, इस बेवकूफ ने अपनी हैसियत को बहुत ऊंचा आंक लिया था और तुम्हारी इज्जत को बहुत कम समझा। इसकी इस घटिया और उतावली हरकत ने इसे पूरी जिंदगी की जिल्लत दे दी है। मैंने उसे जाते हुए देखा। खैर, वह मेरे गुजरे हुए कल का एक मामूली हिस्सा था जो अब खत्म हो चुका था। क्राउन प्रिंस ने बड़े प्यार से मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाया और थोड़ी ईर्ष्या जलन भरे लहजे में कहा, तुम मेरी होने वाली क्राउन प्रिंसेस हो। तुम्हें मेरे सिवा किसी दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर देखने की भी इजाजत नहीं है क्या? मैं चौंक कर उसकी तरफ घूमी। मैं आपकी क्या हूँ? उसने अपनी वह हसीन और चमकदार मुस्कान बिखेरी और कहा, तुम मेरी क्राउन प्रिंसेस हो, मेरी होने वाली बीवी। मैं खुशी और अचरज के मारे वहीं ढेर होने वाली थी। मेरे वालिद ने खुशी से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटी, बादशाह और मलिका ने मिलकर यह तय कर दिया है कि तुम ही इस सल्तनत की अगली क्राउन प्रिंसेस बनोगी। शाही कायदे के मुताबिक मलिका ने शादी से पहले हमारे बीच मोहब्बत और समझ बढ़ाने के लिए उसी पुराने बहाने से मुझे पहले ही पूर्वी महल ईस्टर्न पैलेस में रहने के लिए भेज दिया। पूर्वी महल के आंगन में भी एक बहुत बड़ा तालाब था जो हूबहू पहले की तरह ही रंग बिरंगी मछलियों से लबालब भरा हुआ था। क्राउन प्रिंस तालाब के किनारे बैठे हुए चुपचाप पानी में बन के टुकड़े फेंक रहे थे। इतने सालों बाद भी मेरा सबसे पसंदीदा शगल शौक बन के टुकड़ों से मछलियों को दाना डालना ही था। मैं आहिस्ता से चलकर आई और उनके बगल में बैठ गई। मैंने उनके थैले से एक बन निकाला और उसके टुकड़े करने लगी। वैसे आपने तो कहा था कि आप कभी क्राउन प्रिंस नहीं बनना चाहते। 5 साल पहले जब मैंने दूसरे राजकुमार को पानी में फेंका था, तब मैंने उनसे पूछा था कि क्या वह राजा बनना चाहते हैं। उन्होंने साफ मना किया था, लेकिन आज वह क्राउन प्रिंस बन चुके थे। मुझे थोड़ा बुरा लगा, जैसे मेरे साथ कोई चाल चली गई हो। मैं ज्यादा से ज्यादा छठे राजकुमार की बीवी बन सकती हूँ। मुझ जैसी अल्हड़ लड़की इस पूरे देश की क्राउन प्रिंसेस बनने के काबिल नहीं है। मेरी आवाज में वह भोली सी शिकायत सुनकर वह मुस्कुराए और उन्होंने बड़े लाड से मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। पागल लड़की, उदास मत हो। मैं इस तख्त का वारिस बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हुआ हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने आगे बताया, जब मैं छोटा था, मैं एक बार अपने दूसरे भाई से मिलने गया था। वहाँ मैंने देखा कि उसकी माँ कंसोर्ट पागलपन के दौरे में अपने सगे बेटे को पीट रही थी, उसे धक्का दे रही थी और बादशाह को कोस रही थी कि उन्होंने उसे मलिका बनाने का वादा करके मुकर गए और उसके बेटे से उसका हक छीन लिया। उस वक्त वह दूसरा भाई चुपचाप घुटने टेके जमीन पर बैठा सब सुन रहा
रहा था और फिर उसने कसम खाई कि वह इस तख्त को छीन कर रहेगा। क्राउन प्रिंस की आंखें यह बताते हुए थोड़ी नम हो गईं। मेरा वह दूसरा भाई बचपन में बहुत हंसमुख और सीधा लड़का था, लेकिन इस तख्त की अंधी दौड़ ने उसे एक जहरीला और कड़वा इंसान बना दिया। उस वक्त मुझे लगता था कि मेरी अम्मी ने उसकी अम्मी का हक छीना है, इसीलिए मैं उसका हर जुल्म चुपचाप सह लेता था। लेकिन बाद में जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने अम्मी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अम्मी ने रोते हुए मुझे बताया कि वह कभी मलिका नहीं बनना चाहती थी, न ही बादशाह से शादी करना चाहती थी। उन्हें जबरदस्ती इस सोने के पिंजरे में कैद किया गया था। अम्मी ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें सचमुच इस नाइंसाफी पर गुस्सा आता है तो ताकत हासिल करो, क्योंकि बिना ताकत के तुम कभी अपनी पसंदीदा चीजों की हिफाजत नहीं कर पाओगे। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, वेई, मेरी अम्मी बिल्कुल सही थी। इस सल्तनत में अपनी मनपसंद चीजों की, तुम्हारी, मेरी बाजी की और मेरी अम्मी की हिफाजत करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचूं। मैंने ठंडे दिमाग से इस बात पर गौर किया। वह बिल्कुल सच कह रहे थे। वह दूसरा राजकुमार क्राउन प्रिंस पर हाथ उठाने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता था, लेकिन वह छठे राजकुमार को जब चाहे सता लेता था। यह सब सिर्फ ताकत और रुतबे का खेल था। अगर कोई दूसरा जालिम राजा बन जाता तो हमारी जान हमेशा खतरे में रहती। आप मेरी हिफाजत करना चाहते थे, यह बात तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मुझे बरदस्ती आपकी क्राउन प्रिंसेस बनना ही पड़ेगा, है ना? तो क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहती? उन्होंने अपनी वह लंबी लंबी पलकें झपकाते हुए बड़े मासूम लहजे में पूछा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वह सचमुच हद से ज्यादा हसीन लग रहे थे। मैंने अपना सिर झुका लिया और दबी आवाज में अपनी असली चिंता बताई। मैं रहना तो चाहती हूँ, लेकिन जब आप राजा बनेंगे तो आपकी सैकड़ों रखैलें और रानियां होंगी। मुझे उन सबका हिसाब किताब संभालना पड़ेगा। मुझे डर है कि मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी। वह जोर से हंस पड़े और मुझे अपने और करीब खींच लिया। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे वालिद सिर्फ राजनैतिक तालमेल और वारिसों के लिए शादियां करते थे। मुझे ऐसी किसी चीज की भूख नहीं है। अगर भविष्य में मुझे लगा कि कोई दूसरा शख्स इस देश को मुझसे बेहतर चला सकता है तो मैं तख्त छोड़ दूंगा, और अगर हमारे बच्चे नालायक निकले तो हम अपने पूरे कबीले में से किसी काबिल बच्चे को चुन लेंगे। मुझे इस गद्दी का लालच नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। यह सुनते ही मैंने उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। नहीं, आप किसी और को यह गद्दी कभी नहीं देंगे। आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन क्राउन प्रिंस, सबसे अच्छे राजा और सबसे प्यारे वालिद बनेंगे। आपको बहुत मेहनत करनी होगी, कभी हार मत मानना। वह मेरी इस नासमझी पर धीरे से हंसे और बोले, ठीक है, जैसा तुम कहो। जब हम दोनों पूरे 17 साल के हो गए तब हमारा निकाह हुआ। मलिका की पहली योजना के मुताबिक हमारी शादी में पूरे 2 साल की देरी हुई थी और उसकी वजह सिर्फ मैं थी। भले ही मुझे उनका यह नया और हसीन रूप बहुत पसंद था, लेकिन जब भी वह मेरे बहुत करीब आने की कोशिश करते मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट और डर पैदा हो जाता था। चुमिंगलांग और तीसरी राजकुमारी को उस बाग में जिस हाल में मैंने देखा था, उसकी उस डरावनी याद ने मेरे दिल पर एक गहरा साया छोड़ दिया था। मैं जिस्मानी अंतरंगता, शारीरिक संबंध के नाम से ही कांप उठती थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं की। वह हमेशा परछाई की तरह मेरे साथ रहे, न बहुत करीब आए न मुझे खुद से दूर होने दिया। फिर एक दिन सुबह सुबह जब मैं पूर्वी महल के शाही बाग में टहलने गई तो सामने का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पूरे बाग में दूर दूर तक सिर्फ वही फूल खिले हुए थे जो मैंने बचपन में तोड़े थे। एक एक पौधा फूलों से लदा हुआ महक रहा था। उसने 5 साल तक उन पौधों को सिर्फ मेरी खातिर संभाला था। उस एक लम्हे में मेरा पूरा दिल उनके लिए मोहब्बत और दीवानगी से भर गया। जब मैंने पलटकर उन्हें देखा तो वह मुझे किसी आसमान से उतरे फरिश्ते की तरह लगे। उन्होंने इस सही मौके का फायदा उठाया, 2 कदम आगे बढ़े और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती उन्होंने बेहद आहिस्ता से अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। वह छुअन बेहद कोमल, संक्षिप्त और पलक झपकते ही खत्म हो जाने वाली थी। मैं बुत बनी खड़ी रह गई। लेकिन सबसे ज्यादा अचरज की बात यह थी कि इस बार मुझे बिल्कुल भी घिन या डर महसूस नहीं हुआ। वह छुअन बहुत नर्म, गर्म और बदन में एक मीठा सा करंट दौड़ा देने वाली थी। मैंने फौरन आगे बढ़कर उन्हें कसकर थाम लिया और बिल्कुल उन्हीं की तरह अपने होंठ उनके होठों पर रगड़ दिए। कोई घिन नहीं थी, सिर्फ एक रूहानी, आध्यात्मिक सुकून और बिजली जैसी कशिश थी। जब मैंने उनकी आंखें फटी की फटी देखी तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं आखिरकार बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उनकी आंखों में भी एक हसीन फूल जैसी मुस्कान तैरने लगी। वेई, चलो अब बिना देर किए फौरन निकाह करते हैं। शादी के 4 साल बाद मैंने एक बेहद प्यारी बेटी को जन्म दिया। उसकी चमकदार और चंचल आंखें हूबहू वैसी ही थीं जैसी बचपन में मेरी हुआ करती थीं। हम सब उस नन्ही जान पर अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन जो इंसान उस पर सबसे ज्यादा दीवाना था वह खुद मेरे वालिद थे। वह उसे हर वक्त अपनी छाती से लगाए रखते थे, एक पल के लिए भी गोद से उतारने को तैयार नहीं होते थे। वह फिर कभी वापस उत्तरी सरहद नहीं गए। उन्होंने हमेशा के लिए राजधानी में ही बसने का फैसला कर लिया। बादशाह ने उनकी वफादारी और बुजुर्गियत का एहतराम इज्जत करते हुए उन्हें फौज का सबसे बड़ा सिविलियन पद सौंप दिया था। दरअसल मलिका ने खुद इसके लिए बादशाह से सिफारिश की थी। उनका कहना था कि हमारी क्राउन प्रिंसेस अपने मायके के बिना इस अजनबी शहर में अकेली नहीं रहनी चाहिए। मेरे वालिद बेहद खुश थे। वह बूढ़े हो रहे थे और मुझसे दूर रहने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हालांकि राजधानी में उनका अपना एक
आलीशान बंगला था। फिर भी वह अपनी पोती और मुझसे मिलने दिन में 2 बार पूर्वी महल जरूर आते थे। बच्चे की पैदाइश के बाद मेरा शरीर बहुत जल्दी और अच्छे से संभल गया। क्राउन प्रिंस के साथ मेरा रिश्ता दिन ब दिन और भी गहरा और खुशनुमा होता चला गया। एक दिन मेरी बेटी को खेलते देखकर मेरे वालिद ने एक ठंडी सांस ली और कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटी कि तुम्हें उस तीसरी राजकुमारी जैसी भयानक बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। चुमिंगलांग और उस गुजरे हुए कल को याद करते हुए वह मुस्कुराए और बोले, जब तुम पैदा हुई थी वेई तो मुझे रात दिन सिर्फ एक ही खौफ सताता था कि मेरी इकलौती बेटी ब्याह कर मुझसे बहुत दूर चली जाएगी। मैंने इसीलिए घर में एक शौहर पाला था ताकि तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने मेरी सरहद में रहो। लेकिन देखो किस्मत का खेल, आज तुम्हारी खातिर तुम्हारा यह बूढ़ा बाप खुद इतनी दूर चलकर तुम्हारे घर आ बसा है। अब्बू जान, इसमें कोई फर्क नहीं है, मैंने उनके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बड़ी मोहब्बत से कहा। जब तक हम सब एक दूसरे के साथ हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम सरहद पर हैं या इस राजधानी में। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची, चाहे यह राजधानी हो या वह उत्तरी सरहद जहाँ मेरी बेटी और मेरी पोती है, बस वही मेरा असली घर है। हम दोनों बाप बेटी को इस तरह गले मिलते देखकर क्राउन प्रिंस भी खुद पर काबू नहीं रख पाए। वह लपक कर आगे आए और उन्होंने बिना पूछे अपनी एक मजबूत बाह मेरे चारों तरफ और दूसरी मेरे बूढ़े वालिद के गले में डाल दी, जहाँ मेरी बीवी और मेरे वालिद जैसे ससुर हैं। मैं पूरी जिंदगी उस घर की हिफाजत एक सच्चे चौकीदार की तरह करूंगा। एक इतने बड़े जवान मर्द को खुद से इस तरह लिपटते देखकर मेरे वालिद का मुंह हमेशा की तरह थोड़ा सा हिला, लेकिन उनके दिल का सारा सुकून उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। तभी हमारी वह नन्ही बेटी, जो हम तीनों को बड़े गौर से देख रही थी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने अपने दादा और अपने वालिद की तरफ अपने छोटे छोटे हाथ उठाए और अपनी पूरी जिंदगी का सबसे पहला और मीठा लफ्ज शब्द बोला, अब्बू।